स्वराज अभियान के यहाँ हैदराबाद के दोस्तों का, छाया रत्न जी का, अनीता राव जी का, परकाला साहब का, तमाम दोस्तों का जो यहाँ मौजूद हैं, और वो भी कुछ दोस्त जो आज आ नहीं सके। तेलंगाना बनने के बाद पहली बार हैदराबाद आने का मौका मिल रहा है। मुझे याद है 2012 में, 2013 में जब आम आदमी पार्टी की बुनियाद डाली जा रही थी, उस वक्त मुझे 3-4 बार यहाँ हैदराबाद आने का मौका मिला, और हर बार तेलंगाना के सवाल पे बहुत गर्मा गर्म बहस होती थी हमारे अपने साथियों के बीच में। और बातचीत में गर्मी इतनी ज्यादा होती थी कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत में इतनी गर्मी नहीं होती होगी जितने तेलंगाना के सवाल पे हुआ करती थी। हमारे साथी आपस में बंट गए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि उस सब के बावजूद उस वक्त बात करके हम सब लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और शायद उस वक्त हम नेशनल लेवल की उन चंद पार्टियों में से बने थे जिसने खुल के कहा था कि तेलंगाना बनना चाहिए, अभी बनना चाहिए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। ये बात हमने खुल के कही, और उसके साथ में ये भी कहा था कि हैदराबाद का जो स्पेशल कैरेक्टर है, जो खास कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है हैदराबाद का, उसे बचाए रखना चाहिए, उसे बनाए रखना चाहिए। और उस लिहाज से मैं आप सबको बधाई दे के बात शुरू करना चाहता हूं कि जिस तेलंगाना का सपना बहुत लोगों ने बहुत वक्त से देखा था, वो आखिरकार हकीकत बनी। मैं जानता हूं सपने जब सच हो जाते हैं, उसके बाद खुशी का नहीं, उसके बाद गमी का दौर आमतौर पर शुरू होता है। क्योंकि तब याद आता है कि अच्छा मैंने ये उम्मीद की थी, मैंने वो उम्मीद की थी, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। और पहला दौर जो होता है वो अफसोस का दौर होता है। ओहो, ये तो नहीं हो रहा। मुझे याद है उत्तराखंड में यही हुआ था। जब उत्तराखंड बना था उससे पहले हमारे दोस्तों ने वहाँ के आंदोलन में न जाने कितने सपने बनाए थे उत्तराखंड के बारे में। जब उत्तराखंड बन गया तो मैं जानता हूँ पहले 2-3 साल उन सब के अफसोस का दौर रहा। ओह, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। हमने पता नहीं क्यों सोचा था कि बस उत्तराखंड बन जाएगा तो ये सब चीजें हो जाएंगी, वो नहीं हुआ। लेकिन सपने लेना और उनके लिए संघर्ष करते रहना, यही इंसानी फितरत है। सपने लेना और ये पाना कि अच्छा ये तो सच नहीं हुआ इसलिए मैं छोड़ के बैठ जाऊं, ये इंसान का फर्ज नहीं है। फर्ज ये है कि अपने सपने लेना, उन सपनों के लिए ताकत जुटाना, और फिर उन सपनों के लिए संघर्ष करते रहना। ये बात उस दूसरी चीज पे भी लागू होती है जिसका बीच बीच में जिक्र हुआ। आज हैदराबाद में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सफलता, कामयाबी के बाद और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद भी पहली बार आने का मौका मिल रहा है। और मैं देखता हूं, और जाहिर है कि कई साथियों में कहीं ना कहीं एक अफसोस का माहौल है। क्या सोचा था, क्या हो गया।
मैं समझता हूं कि ऐसा माहौल क्यों बनता है। जब उम्मीद लगाते हैं और वो उम्मीद पूरी ना हो तो बुरा महसूस होना इंसान के लिए लाजमी है। लेकिन मैं इतना अर्ज करूंगा कि किसी भी चीज से क्या हासिल हुआ और क्या नाकामयाबी हुई, इसका फैसला हम 2 दिन में ना कर लें, 2 महीने में ना कर लें, हो सके तो 2 साल में भी ना करें। एक बार चौ एन लाई, जो चीन के उस जमाने में प्रेसिडेंट हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे पूछा गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपके क्या विचार हैं। उन्होंने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन वो तो अभी हाल ही में हुई थी, इसके बारे में कैसे बताऊं आपको, थोड़ा वक्त गुजर जाने दीजिए फिर बताऊंगा। यानी कि उन्होंने कहा 150 years is not enough to think about something। मैं उतना लंबा अरसा नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजनीति में, सियासत में जो बदलाव होते हैं उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या हासिल हुआ और क्या छूट गया, इसका फैसला हम 2 महीने में ना करें, हो सके तो 2 साल में भी ना करें। कम से कम अपने आप को 5-7 साल का वक्फा जरूर दें। अगर हो सके धीरज हो तो 10 साल कम से कम इंतजार करें, और उसके बाद हम आके शायद इसी मंच पे, शायद इसी स्टेज पे, शायद इसी हॉल में, हो सकता है हॉल छोटा पड़ जाए, बैठ के फैसला करेंगे कि वो जो हुआ वो गमी का मामला था या नहीं। कम से कम जो मेरी समझ है मैं आपको बताता हूं, हो सकता है गलत हो। आज से 3-4 साल पहले हम इस देश में एक नई मशाल लेके चले। उससे पहले लोग पॉलिटिक्स का, सियासत का नाम लेने से चिढ़ करते थे, कहते थे ये इंडिया है, यहाँ कुछ अच्छा हो नहीं सकता, कहते थे ये यंग जनरेशन है, ये तो करप्ट हो गई है, सिर्फ अब तो मोबाइल पे खेल खेलती है, सिर्फ कंप्यूटर में रहती है, इसको इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। और हम कहते थे कि ये पब्लिक भी करप्ट हो गई है, पब्लिक भी किसी अच्छी पॉलिटिक्स को चाहती नहीं है। 3-4 साल पहले दिल्ली के रामलीला मैदान से, जंतर मंतर से, हर शहर और हर कस्बे के अपने अपने जंतर मंतर से एक नई मुहिम शुरू हुई। पहली बार हमने देखा कि इस मुल्क के करोड़ों लोगों ने, और मैं सोच समझ के कहता हूं, करोड़ों लोगों ने पहली बार अपनी जिंदगी में, दुनिया में नहीं, ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में, या यूं कहिए कम से कम पिछले 30-40 साल में पहली बार पॉलिटिक्स से एक उम्मीद जगाई। सियासत और उम्मीद, इन 2 शब्दों को एक ही सेंटेंस के अंदर पिरोना शुरू किया। पहली बार लाखों लोग अपने घरों से बाहर निकले और बाहर निकल के पब्लिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना शुरू किया, प्रोटेस्ट में होना शुरू किया। उन लोगों से आज भी आप पूछिए तो वो कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं पॉलिटिक्स करूंगी, मैं पब्लिक लाइफ में आऊंगी। लाखों लोग इस मुल्क में पहली बार घर से बाहर निकले और हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी में सब कुछ कुर्बान किया उस चीज के लिए जो उनसे बड़ी थी। अपना कैरियर छोड़ा, माँ बाप का कारोबार छोड़ा, कुछ लोगों ने घर बार छोड़ा, सब इसलिए ताकि जिसे हम देश कहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं, उसके लिए हम कुछ काम आ सकें। पहली बार बहुत वक्त बाद लोग सार्वजनिक जीवन में आए, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए आए। ये छोटी बात नहीं थी।
ये लोग और उनका जज्बा किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं थी, किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं थी। ऐसा जब भी होता है उसमें इंसान, पार्टी और घटनाएं वो तो सिर्फ बहाना होती हैं, वो तो सिर्फ निमित्त होती हैं। ये सब बातें मैं आज नहीं कह रहा हूं, पहले भी मैं कह चुका हूं, मंच से भी कह चुका हूं कि ये जो बदलाव हुआ, ये बदलाव इस देश में होने के इंतजार में था। चंद पार्टी, कोई मंच, कोई इंसान सिर्फ उसका बहाना बन गया, उसका निमित्त बन गया। हमने महसूस किया कि हाँ, इस देश में आदर्शवाद, आइडियलिज्म आज भी जिंदा है। हमने देखा कि अगर लोगों के पास एक पुख्ता ऑल्टरनेटिव लेके जाओ तो लोग उसे कबूल करने को तैयार हैं, गले लगाने को तैयार हैं। हमने देखा कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां, न जाने कितना पैसा, कितनी दौलत, कितनी ताकत और कितनी तिकड़म रखने वाली ये बड़ी बड़ी पार्टियां एक छोटी सी ताकत के सामने झुकने के लिए मजबूर की जा सकती है। ये कोई छोटे सबक नहीं थे और ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। ये किसी एक पार्टी की अचीवमेंट नहीं है। जब मैं लीडर हुआ करता था पार्टी का, पार्टी के मंच से बोलता था, तब भी मैं कहता था कि ये आम आदमी पार्टी की कामयाबी नहीं है, ये इस मुल्क के आम आदमी की कामयाबी है। और मैं तब भी कहता था कि इस मुल्क के आम आदमी ने इस 2 साल के बच्चे को गोदी में उठा लिया है, इसलिए वो बच्चा बहुत ऊंचा दिख रहा है। कई बार होता है ना, बच्चा हमारे कंधे पे बैठ के कहता है, देखो अब्बा मैं तुमसे लंबा हो गया। तो इस देश के आम आदमी ने इस 2 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, अपने कंधे पे बैठा लिया। लेकिन ये जो लंबाई है ये उस बच्चे की नहीं है। लंबाई, जो कद है, वो इस इंसान का है जिसने उसे अपने कंधे पे बैठाया है। पिछले 3 साल में ये जो कामयाबी मिली और ये जो हजारों हजार लोग आए देश की पब्लिक लाइफ में, मुझसे जब भी लोग पूछते हैं, कहते हैं आपको क्या मिला, मैं बार बार कहता हूं, तब भी कहता था, आज भी कहता हूं, पिछले 2-3 साल में शायद ही कोई दिन गया हो जब मुझे ऐसा कोई शख्स ना मिला हो, यंग, अमूमन यंग लेकिन बड़ी उम्र के भी लोग, जो मेरे पास आए हो कहने के लिए कि मैं सब कुछ छोड़ के देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मैं देश समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये मुझे सबसे बड़ी कामयाबी लगती है। और वो कामयाबी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है तो वो इस देश की प्रॉपर्टी है, वो एक नेशनल एसेट है। इस देश की पूंजी तैयार हुई है पिछले 3 सालों में। आज ये खतरा है कि वो जो नेशनल एसेट बनी थी वो कहीं धुएं में ना उड़ जाए, वो कहीं भाप बन के खत्म ना हो जाए, वो कहीं नाली में बह के ना चली जाए। और ये जो स्वराज अभियान है, ये सबसे पहले कोशिश है कि इस देश की जो संपत्ति थी, इस देश की जो बहुमूल्य संपत्ति जो पिछले 3 साल में बनी थी, उसको इस देश के भविष्य के लिए बचा के रखा जाए। क्यों आई ऐसी हालात, पता नहीं क्यों। मैं इन सब चीजों के लिए इंसानों को जिम्मेवार नहीं मानता, और सोचना, देखना, समझने में किसी एक आदमी को दोष देना, किसी दूसरे को दोष देना, ऐसी मेरी समझ बनती नहीं है। मैं सिर्फ इस तरह से देखता हूं, कई बार होता है ना कि इन्फेक्शन का रोग फैल जाता है, कोई इन्फेक्शन शहर में फैल गया और दूसरे तीसरे दिन आपको खबर आती है
कि उस इन्फेक्शन वार्ड वाला जो अस्पताल का वार्ड था, उसमें डॉक्टर और नर्स को भी थोड़ा सा इन्फेक्शन लग गया। ऐसा हो जाता है। जो इन्फेक्शन को ठीक करने जाते हैं वो खुद भी कई बार इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो आप अस्पताल को खाली नहीं कर देते, आप सब घर नहीं बैठ जाते कि इन्फेक्शन लग जाएगा, इन्फेक्शन को ठीक मत करो। आप उस डॉक्टर नर्स को थोड़ा सा छुट्टी देते हो, कहते हो कि थोड़ा कायदे से आप ये इलाज करवा लो, और नए तरीके से आप दोबारा जुट जाते हो उस काम में। मैं समझता हूं यही हुआ, इससे फालतू कोई बड़ी बात नहीं है। हम चले थे इस देश की राजनीति को बदलने और हमने बदला है। आज हमारी जुबान ये नहीं होनी चाहिए कि ये भी छूट गया, वो भी रह गया, ये भी हो गया। पंजाबी में खूबसूरत शब्द है स्यापा, पता नहीं दूसरी दक्षिणी में उसके लिए क्या होगा। वो मतलब जब किसी की मौत हो जाती है फिर छाती पीट पीट के जो रोते हैं उसको स्यापा बोलते हैं। हाय हाय मर गए, लुट गए, ये भी चला गया, वो भी खत्म हो गया। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं स्यापा करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ हासिल हुआ है पिछले 3 सालों में, बहुत बड़ी चीजें हासिल हुई हैं, हमें उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। गिले शिकवे शिकायत सिर्फ वो करते हैं जो हारे हुए लोग होते हैं। जो जीते हैं और जो जीतेंगे वो आगे देखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूं हम सब आगे देखें, आगे बढ़ें। हम एक बहुत लंबे सफर के लिए निकले थे। आप ये ना समझे कि ये सब ज्ञान मुझे आज आ गया और मैं आज बोल रहा हूं। जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी थी उस दिन पहले दिन मंच से मैंने बोला था कि कम से कम 15-20 साल की तैयारी करके चलो। मैंने कहा था पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता चले। मेरे दोस्तों को पार्टी में पसंद नहीं आता था, बार बार कहते थे अरे योगेंद्र जी तो 20 ईयर प्लान बना के आए हैं। मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूं, ये बहुत बड़ा मुल्क है। ये जो हिंदुस्तान है ये कोई फ्रांस नहीं है, कोई ब्रिटेन नहीं है, ऐसे छोटा कोई आइलैंड नहीं है। पूरे यूरोप को मिला दीजिए और उसमें कुछ और जोड़ दीजिए, तब जो बनेगा वो हिंदुस्तान। जितनी डाइवर्सिटी है, जितने लोग हैं, जितनी पेचीदगी है इस समाज में, अगर आप इतने बड़े समाज को बदलना चाहते हैं तो 15-20 साल काम करने का मादा रखिए, हिम्मत रखिए, धीरज रखिए और तभी होगा। ये जो हड़बड़ी का मामला है ये नुकसान पहुंचाएगा। जैसे फास्ट फूड आजकल चल पड़ा है ना हर जगह, चलो 1 मिनट में उठाओ खाओ, कभी कभी अच्छा लगता है, बच्चों को बड़ा शौक रहता है, लेकिन सब डॉक्टर आजकल कहते हैं कि फास्ट फूड से इंसान खराब हो रहा है। मैं समझता हूँ ये फास्ट पॉलिटिक्स जो है उसने भी ऐसा ही किया। बस पार्टी बना ली, पॉलिटिक्स में जाना है, जो बहुत अच्छी बात थी। मैं तब भी मानता था, आज भी कहता हूँ कि ये जो राजनीति है ये तो युग धर्म है, हमारे युग का धर्म है राजनीति करना। लेकिन एक बार तय कर लिया कि राजनीति करनी है, इसका मतलब है पार्टी बनानी है और सिर्फ पार्टी बनानी है, बाकी सब चीज़ों को खत्म कर दो। पार्टी बना ली तो इसका मतलब है कि अब चुनाव लड़ना है और सिर्फ चुनाव लड़ना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और चुनाव लड़ना है तो इसका मतलब है येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सरकार तो बनानी है। सरकार नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये जो चीज हुई है इसने इस मुल्क में नई राजनीति की जितना बड़ी संभावना थी उसको कई मायनों में बर्बाद कर दिया, उसको छोटा बना दिया, उस पूरी संभावना को एकदम समेट दिया। ये सोच की कमी है, मैं इसे किसी इंसान की कमी नहीं समझता, क्योंकि जो देश में राजनीति में चल रहा है उसके कई चीजों के हम शिकार हो गए। राजनीति में क्या चलता है, यही चलता है ना कि भाई पॉलिटिक्स में आए हो, अब तो आपको किसी तरह से वोट लेना है। वोट लेने के लिए अब ज्यादा देखो मत, ज्यादा नींद में मत निकालो, जो आ रहा है उसको आने दो। और वोट लेने के लिए भाई थोड़ा देखो, सीधी उंगली से तो घी निकलता नहीं, थोड़ी तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ये सब चलता है ना पॉलिटिक्स। तो वो चलता है का शिकार हम भी होते गए।
ये भी चलता है इस देश की पॉलिटिक्स में कि सारे फैसले दिल्ली में होते हैं, दिल्ली दरबार इस देश में हर चीज का फैसला करता है। इस देश के तमाम इलाके, जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसमें 80 के जमाने में जो हुआ था, तमिलनाडु, पंजाब, सब बारी बारी से इसके खिलाफ लड़ चुके हैं, लेकिन ये दिल्ली दरबार है जो पीछा नहीं छोड़ता। हाई कमांड कल्चर इसकी पॉलिटिक्स की एक और बीमारी है कि जो फैसले होंगे हाई कमांड, ये पता नहीं लफ्ज कहां से आया, शायद मिलिट्री से आया होगा, हाई कमांड फैसले देगी, यानी कि आप बैठे हुए कुछ सोचने के काबिल नहीं है। जो बाई चांस ऊपर चढ़ गया वो मतलब लीडर बन गया। लीडर कौन कैसे बनता है मैंने बड़ा मजे से देखा है, क्योंकि मेरे पे भी ये रोल लगा दिया गया था। ये सब लोग रामलीला मैदान में घूमते थे, जंतर मंतर में घूमते थे। अब तमाम संयोग से किसी की फोटो आ गई, कोई बोलने में थोड़ा सा तेज तर्रार था मेरे जैसा, तमाम वजूहात से उनमें से 5-7 लोग लीडर बन गए, और जो उसके कंधे से कंधा लड़ा के साथ काम कर रहा था वो लीडर नहीं बना। तो थोड़ा सा फासला हो गया। थोड़ा सा फासला दुनिया में हमेशा रहता है, वो चलेगा, लेकिन उसके बाद वो लीडर सुपर लीडर और सुपर लीडर बनते गए, वो हाई कमांड बन गए। और उसके बाद उन्होंने महसूस करना शुरू किया, जैसे इस मुल्क में हर व्यक्ति महसूस करता है कि सोच तो सिर्फ ऊपर वाला सकता है, नीचे वाला सोच नहीं सकता। ये जो है कि सोचने की मिल्कियत ताकतवर लोगों के हाथ में है। कृष्ण साहब ने उसका जिक्र किया एक दूसरे संदर्भ में कि जिसके पास ताकत है, सारी सोच भी उसके पास है, इससे बड़ा इस देश को तोड़ने का कोई काम नहीं हो सकता, और हम उसके शिकार हुए। और फिर इसका फाइनल डेस्टिनेशन वो होता है जो इस मुल्क में हमेशा होता है कि फिर एक व्यक्ति की पूजा शुरू हो जाती है। जब तक कोई मूर्ति लगा के पूजा ना करें, मेरे ख्याल में हमारा मन नहीं मानता उस तक। इस लिहाज से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी की कोई तस्वीर, फोटो, जिंदा मरे किसी इंसान की नहीं है, बहुत बड़ी बात। और उम्मीद करता हूँ कि हम इस चीज़ को कायम रखेंगे, क्योंकि बिना किसी मूर्ति लगाए, पूजा लगाए बहुत कुछ किया जा सकता है और हम कर सकते हैं आगे। तो व्यक्ति पूजा शुरू हो गई। अब पलट के आप उसको दोष देना शुरू करें जिसकी पूजा हो रही थी, मुझे वो ठीक नहीं लगता। कहीं ना कहीं हम सबका कसूर रहा होगा। जिन सब लोगों ने हालात पैदा किए, मैं समझता हूं सबका कसूर रहा होगा। जो भी हो, हम बहुत लंबे सफर पे चले थे, बहुत बड़ी उम्मीद और बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेके चले थे, और अभी थोड़ा ही अरसा चले थे, तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। 2-3 साल कुछ भी नहीं होता। एक मुल्क के तारीख में 2-3 साल तो पलक झपकने जैसा टाइम होता है, इससे फालतू कुछ नहीं है। बस हमने पलक झपकी थी तो पता लगा हमारे 2-4 दोस्त थक गए हैं, बैठ गए हैं। कई बार होता है आप लंबा रास्ता पे जा रहे होते हैं, कोई थक जाता है, पड़ोस में अगर कुर्सी दिखाई पड़े सड़क के नजदीक तो कुर्सी पे कोई भी बैठ ही जाता है। अब आपका क्या फर्ज बनता है? आपका क्या ये फर्ज बनता है कि वो जो कुर्सी पे बैठ गया उससे झगड़ा करना शुरू करें? मैं नहीं समझता हमारा ये फर्ज। एक लंबे सफर में लोग थकेंगे भी, छोटी चीज सोचेंगे भी, कुछ छोटी चीजों में उलझ के साइड में बैठ भी जाएंगे, लेकिन वो लोग जिन्हें मंजिल दूर की दिखाई देती है, जिन्हें पहले दिन से स्वराज दिखाई देता था, जिन्हें आज भी स्वराज दिखाई देता है, वो इस सफर में चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और हो सकता है आज हमारे जो 4 साथी थक के बैठ गए हैं, मैं तो उम्मीद करता हूँ 1-2 साल बाद हो सकता है वो भी आ जाए। कई बार हो जाता है ना। अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो कोई बात नहीं। जहां तक साथ दिया उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और इसलिए बार बार मैं अपने दोस्तों से कह रहा हूं कि हम अपना वक्त हमारे पुराने साथियों की आलोचना करने में, निंदा करने में, उनके खिलाफ खड़े होने में नहीं लगाएं। पिछले 25 दिन से मीडिया वाले रोज आते हैं,
रोज पूछते हैं। यहाँ भी जब इंटरव्यू हो रहा था तो मीडिया वाले खड़े थे और उनकी उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ इनसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के बारे में पूछो और कुछ ना कुछ ये बड़ा करारा सा जवाब देंगे, गाली गलौज करेंगे, कुछ मसाला देंगे, फिर उसको चलाएंगे, देखो इन लोगों ने क्या किया और इनकी नौक झोंक। हर बार मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई हमें और भी बहुत सारे काम है, छोड़िए। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है, ये मुल्क एक बड़े मैदान की तरह है। इस मैदान में बहुत गंदगी है, बहुत अन्याय है, बहुत शोषण है, सब कुछ है। और उसमें अब तक जो हमारी तहरीक रही है, हमारी मूवमेंट रही है, हमारा आंदोलन रहा है, उसने अभी तक तो सिर्फ एक रुमाल आके बिछाया है दिल्ली शहर को। अब आप और मैं जानते हैं कि उस रुमाल में दाग है, उस रुमाल में छेद भी है। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े से मैदान में खड़े हो जो सारा गंदा है, एक छोटा सा रुमाल पड़ा है वहां, क्या आप अपना सारा वक्त उस रुमाल पे खड़े होकर बताएंगे और कहेंगे देखो देखो इस रुमाल में छेद है, देखो देखो इस रुमाल में गंदगी भी है? या कि आप पूरे मैदान को साफ करने की कोशिश करेंगे? तो मैं स्वराज अभियान के अपने सब साथियों से कहूंगा, हमें वो पूरा मैदान साफ करना है और हमें अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ उस रुमाल से झगड़ा करने में नहीं करना है। ये बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत लंबी दूर तक हमें जाना है, बहुत लंबा काम करना है। क्या है ये लंबा काम? स्वराज शब्द का हमने जिक्र किया, तो ये स्वराज क्या है? आजादी के आंदोलन में जब हम तिलक के बारे में कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेके रहूंगा, तो वो स्वराज का मतलब क्या था? वो स्वराज सीधा साधा स्वराज था कि मेरे मुल्क पे अंग्रेजों ने राज कर रखा है, बाहर के लोग मेरे मुल्क पे आए हुए हैं और मैं इनको निकालूंगा। इस मुल्क पे हम लोगों का, यानी कि हम हिंदुस्तानियों का राज होना चाहिए। मोटे तौर पे ये इसका मतलब था। दुनिया में जहां जहां गुलामी के खिलाफ लड़ाई हुई है, वहां इस किस्म का कोई ना कोई शब्द हमेशा आया है। जो हिंदुस्तान की खुसूसियत थी, विशेषता थी, वो ये कि महात्मा गांधी ने आके इस शब्द के मायने बदल दिए। स्वराज उन्होंने कहा, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेजों का राज आ जाए। स्वराज का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजों को भगा के हम आए और अंग्रेजों का सिस्टम लागू करना शुरू करें, उनकी विद्या को लागू करना शुरू करें, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को लागू करें, उनकी इकोनॉमी को लागू करें। महात्मा गांधी ने कई बातें कही, लेकिन सच बात यह है कि हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में तब तक ये बात नीचे तक पहुंची नहीं। हमारे देश का आज़ादी का आंदोलन कुल मिला के और उस आंदोलन के दूसरे नेता कुल मिला के वही कर रहे थे कि विदेशी लोग राज कर रहे हैं, इनको हटाओ, हम लोग राज करेंगे। तो 1947 में हमने हासिल कर लिया। आज हम स्वराज का वो मतलब ढूंढ सकते हैं जो आज से 100 साल पहले बोला गया था, लेकिन जिसे समझा नहीं गया था। आज 100 साल बाद हमें स्वराज का एक नया मतलब निकालना होगा। अगर आपकी टेक्नोलॉजी आईटी की भाषा में कहूं तो वो स्वराज 1.0 था, आज हमें स्वराज 2.0 बनाना पड़ेगा। एक नया वर्जन आता है ना, हर सॉफ्टवेयर का आजकल वर्जन आता है, तो स्वराज 2.0 होगा। अगर वो सिर्फ विदेशियों से मुक्ति का स्वराज था, विदेशियों की गुलामी से, राजनीतिक गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था, तो आज स्वराज जिंदगी के हर पहलू में हर किस्म की गुलामी से मुक्ति का अभियान होगा। राजनीति में स्वराज का मतलब, अब कोई विदेशी तो है नहीं उस तरह का बाहर फेंकने वाला, मगर स्वराज का मतलब होगा ये जो दिल्ली दरबार की गुलामी है, ये नालगोंडा में, खम्मम में, किसी गांव में क्या होना चाहिए, इसका फैसला जो दिल्ली में होता है या हैदराबाद में होता है, ये भी तो गुलामी है। इससे मुक्ति पाना, राजनीति में ज्यादा से ज्यादा फैसले
लोगों के नजदीक हो सकें, लोग अपनी किस्मत के खुद मालिक बन सकें, खुद फैसला कर सकें, वो स्वराज होगा। अर्थव्यवस्था में लोग अपने ज्ञान से, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से एक खुशहाल जिंदगी जी सकें, यह आर्थिक स्वराज होगा। अपनी काबिलियत से, अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, किसी की डोर पे नहीं, किसी से भीख मांग के नहीं, ताकि वो अपने जिंदगी के मालिक खुद बन सके। समाज में स्वराज वो होगा जहां कोई किसी को दबा ना सके, कोई किसी का शोषण ना कर सके, कोई किसी को इस्तेमाल ना कर सके। चाहे वो मर्द औरत का संबंध हो, चाहे वो अमीर गरीब का संबंध हो, चाहे वो दलित और गैर दलित का संबंध हो, इन सब में गुलामी का जो बचे खुचे अवशेष है उसको हम चैलेंज कर सकें, वो हमारे समाज का स्वराज होगा। और इन सब के साथ संस्कृति और ज्ञान में स्वराज। आज जब प्रोफेसर कृष्ण बोल रहे थे, मुझे याद आ रहा था आजादी के आंदोलन में एक बहुत सुंदर लेख लिखा गया था। केसी भट्टाचार्य करके एक फिलोसोफर थे, उन्होंने लिखा था लेख, स्वराज इन आइडियाज। विचारों में हम स्वराज कैसे कायम करें इस देश में। आज हमें उस सब को पढ़ने और समझने की जरूरत है कि हम स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दूसरों के दिए फॉर्मूले को मैं लागू करूंगा। स्वराज का मतलब ये भी कि दुनिया के बारे में सोचने का काम भी मैं करूंगा। आज इस दुनिया में एक डिवीजन ऑफ लेबर है, इंटेलेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, कि दुनिया के बारे में सोचने का काम वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में होता है। दिल्ली सिर्फ देश के बारे में सोचती है, हैदराबाद पहले पूरे आंध्र प्रदेश के बारे में सोचता था, अब सिर्फ तेलंगाना के बारे में सोचा करेगा। जहां पे आप बैठे हैं आपकी सोच वहां तक मान ली जाती है, लेकिन जो न्यूयॉर्क वाला बैठा है वो पूरी दुनिया के बारे में सोचेगा। उसको पलटने की जरूरत है। हमें समझ कहाँ हो, ज्ञान कहाँ है, इसकी परिभाषा बदलने की जरूरत है। और ज्ञान में स्वराज, संस्कृति में स्वराज का ये भी मतलब है कि हम अपनी भाषाओं का सम्मान करें, जैसे हमने यहाँ किया है। हम अपने ज्ञान की परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें बदलें। परंपरा में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि परंपरा की पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी परंपरा की पूजा करेंगे तो वो आपके गले का फंदा बन जाएगा। परंपरा को इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको कई हिस्से छोड़ने पड़ेंगे, उसके कई हिस्से आपको कूड़ेदान में फेंकने पड़ेंगे, कई चीजें बदलनी पड़ेंगी, नई चीजें आएंगी। आप उस परंपरा का विस्तार करेंगे। ये परंपरा की पूजा जो है ये कोई अच्छी चीज नहीं है। स्वराज का मतलब कोई पुरानी परंपराओं की पूजा नहीं होना चाहिए। स्वराज का मतलब होना चाहिए हमारे देश में ज्ञान की जितनी तमाम परंपराएं हैं उनका हम इस्तेमाल करें, उन्हें नए संदर्भ में आगे करें और उसके आधार पे हम अपने ज्ञान के नए भंडार बनाएं। तो ये सब है स्वराज। तो ये स्वराज अभियान क्या है? लोग पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं, कभी भी मिलते हैं कि क्या आप राजनीतिक बन जाएंगे? क्योंकि उनके मन में क्या छवि है, उनके मन में वही पुराने किस्से हैं कि इस देश में आंदोलन होता है, आंदोलन करने वाले कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, फिर 6 महीने बाद 8 महीने बाद वो कहते हैं कि अब हमें राजनीति में आना होगा। तो पत्रकार इसीलिए उसी मासूमियत से हमसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि अभी तो आप राजनीतिक नहीं हैं, वैसे आप राजनीतिक होने वाले कब हैं? मैं उनको एक सिंपल जवाब देता हूं कि भाई पहली चीज आप इसको नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ये स्वराज अभियान पहले दिन से एक पॉलिटिकल कैंपेन है। हम राजनीति कर रहे हैं, कोई छुपा नहीं रहे। हम इस देश में वैकल्पिक राजनीति, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने निकले हैं, पहले दिन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
और पॉलिटिक्स करेंगे। तो आप घबराइए मत, किसी और दिन जाके हम अनाउंस नहीं करेंगे अब हम पॉलिटिक्स में आ गए हैं। हम तो पहले दिन से पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स से आए हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना और किसी भी हालत में सरकार बना लेना नहीं। पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज होती है। जब मैं कहता हूं कि राजनीति युग धर्म है, तो युग धर्म का मतलब क्या, किस मायने में राजनीति युग धर्म है? राजनीति के कम से कम 4-5 आयाम हैं, राजनीति के 4-5 फलक हैं जिसे एक साथ करना होगा। बेशक राजनीति का मतलब सत्ता हासिल करने की कोशिश करना है, बेशक राजनीति का मतलब सरकार बनाने की कोशिश करना है, बेशक उसके लिए चुनाव लड़ने पड़ते हैं, और ये सब अच्छे काम है। स्वराज अभियान आज चुनाव नहीं लड़ रहा, पार्टी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह दूं कि वो बहुत खराब काम है, बहुत अच्छे काम है। जिस दिन छाया रत्न जैसी महिलाएं, अनीता जैसी महिलाएं इस देश में राजनीति में आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, ये पूरा देश साफ होगा। तो चुनाव लड़ना, राजनीति में आना तो बहुत धर्म का काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन बिल्कुल काम, और इससे कोई परहेज नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कई और काम करने की जरूरत है जो आजकल हमने राजनीति से बाहर कर दिए हैं। संघर्ष, स्ट्रगल, बिना संघर्ष के राजनीति नहीं हो सकती। हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन की सिस्टर हमारे साथ थी, उनका जो संघर्ष है, डोमेस्टिक वर्कर्स का संघर्ष है, अब वो इसे पॉलिटिकल कहें ना कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से वो पॉलिटिकल काम है, वो एक राजनीति का काम है, और सुंदर अर्थ में राजनीति का काम है। औरत मर्द के रिश्ते के बारे में बात करना और कह सकना कि दोनों में बराबरी का रिश्ता हो, मेरे हिसाब से राजनीति का काम है। यहाँ स्टेज पे आके आदिल साहब ने मेरे को